So, hello everyone, welcome to Physicam Academy. A very good evening to all of you. जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हमें हमारे इस रिवॉल्यूशन में सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल ही फ्री कोर्स। कौन सा? आईआईटी जैम का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए एंड केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए एकदम ही फ्री कोर्स लाए हैं आपके लिए। 3 मंथ्स का फ्री कोर्स, 3 मंथ्स का, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन 3 मंथ्स बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पक्का आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाएगा। बस आपको चाहिए कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हर एक वीडियो को जो है आपको सही से पूरा कंप्लीटली देखना है, कंसंट्रेशन के साथ रिवीजन करना है और जो है नोट्स बनाना नहीं भूलना है। और बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज हमारा पीरियडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4 है। बेसिकली हम जो चीज़ें बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती है वो हम पढ़ चुके थे, जैसे कि ये ग्रुप क्या है, पीरियड में किस तरह से अरेंज है। ठीक है, ये सब सारी बहुत बेसिक चीज़ें होंगी, तो सबको आती होगी। तो अगर नहीं आती तो हम अब तक 3 लेक्चर में सारा कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 4। अब यहाँ से उनकी प्रॉपर्टीज शुरू होगी, जिनको भी अब जो है वो ग्रुप पीरियड जो है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं वो हम कर चुके हैं। नहीं देखा वो भी जरूर देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है ना वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो पहले वो एटम्स का एटॉमिक लेवल, एटम्स के एटॉमिक लेवल में, और दूसरा है कि वो यार सॉरी यार, और दूसरा है कि वो एटम्स के मॉलिक्यूलर लेवल में। अब जो एटॉमिक लेवल में होती है वो उस एटम का जेड इफेक्टिव होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, फिर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, और जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, यानी उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, उन्हें पढ़ा जाता है, उनमें रेडियस को पढ़ा जाता है। ठीक है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा जाता है। आज क्या हो रहा है यार, उसमें मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जाता है, सॉल्युबिलिटी पढ़ी जाती है। ठीक है, ये सब चीजें जो है वो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये सारी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में आती है। ठीक है, किस में आती है? उसके उसके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने में आती है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप सो आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली चीज जो हम पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि सबसे पहले हमें जरूरत है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने की जरूरत है। क्या जरूरत है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या भला है? देखिए यहाँ पे ना अक्सर लोगों की गलतियां होती है, कंसेप्ट सही से नहीं पढ़े जाते, यहाँ पे मिसकंसेप्शन की वजह से। देखिए यहाँ पे गलतियां होती है, कैसी गलतियां होती है मैं बताता हूँ। देखो, न्यूक्लियर चार्ज यानी जो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगता है चार्ज, उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब हम मानते हैं कि यार ये न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर चार्ज तो मान लो कि जैसे कि हमने कार्बन एटम ले लिया। अब आई होप सो कि आपको पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको सिखा दिया है, बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैंने सिखाई है। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा, और वैसे भी आप ग्रेजुएट हो तो आप सबको इतना तो आता ही होगा, तो मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, कार्बन का जो है 6 होता है। अब देखिए, इसका हम इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग करते हैं तो इस तरह से होता है कि 1s2 2s2 2p2, ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, यानी 6 प्रोटॉन्स है तो वो 6, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इक्वली दोनों का जो है अट्रैक्शन लगना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता।
यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उनका कहने का मतलब है कि कितना इफेक्टिव, हाँ कि मानते हैं कि 6 पॉजिटिव चार्ज जितना, जैसे कि ये अपना न्यूक्लियस है, ये हमारा हो गया फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर शेल क्या हुआ, आउटर शेल हुआ ये वाला, ठीक है, ये एक दो, और ये यहाँ पे कर देते हैं तीन चार, ठीक है, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब देखें, होना तो क्या चाहिए था कि ये जो न्यूक्लियस का चार्ज जितना इस पे लगे उतना ही इस पे लगे और उतना ही इस पे लगे, क्योंकि ये चार्ज जो है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को मतलब जो है लग रहा है, ठीक है। तो इक्वली लगना चाहिए, जितना पॉजिटिव है उतना न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव है, तो इक्वली लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसीलिए नहीं होता, इसीलिए तो इन्होंने इफेक्टिव बोला है कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला हकीकत में कितना चार्ज है वो ऐसा नहीं मिल रहा है, कैसा मिल रहा है वो देखते हैं। तो जो मिल रहा है यहाँ पे वो इस तरह से है कि देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यहाँ पे कंसेप्ट गलत हो जाते हैं लोगों के। ये फर्स्ट शेल है यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो है वो सेकंड शेल है, ठीक है। एक है फर्स्ट शेल, एक दूसरा है सेकंड शेल, ठीक है, दो शेल है यहाँ पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें यहाँ पे एक दो तीन चार, 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में अरेंज है। अब देखिए, ये जो अट्रैक्शन होता है वो एक फील्ड होता है, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन जो है ये फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ये एक लाइंस है, मान लो कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज जो है उसके इर्द गिर्द वो अट्रैक्शन लगाएगा सब पे, ठीक है, सब पे जो है वो अट्रैक्शन लगाएगा। अब मान लो कि यहाँ पे भी वो अट्रैक्शन लगा रहा है, सब पे लगा रहा है, ये जो फील्ड लाइंस है वो सभी जगह पे फैली हुई है। ये इलेक्ट्रॉन करीब में है, बिल्कुल करीब में है, इस पे अट्रैक्शन ज्यादा लग जाता है, इस पे अट्रैक्शन ज्यादा लग जाता है। लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा रिपल करते हैं, तो जितना स्टेबल होना चाहिए उससे थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। अब बारी आई पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स की, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपको दिख रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब ये जो फील्ड लाइंस जो है, ये फील्ड लाइंस तो जाती है यहाँ से यहाँ पूरे एरिया में जाती है, यहाँ पे बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इन फील्ड लाइंस को शील्ड कर देते हैं। अब जो बचती है फील्ड लाइंस वो यहाँ तक जाती है, वो इनको अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पे इनको काफी मार पड़ती है, काफी लेस न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फील होता है, ठीक है। और ऊपर से जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपस में भी थोड़ा रिपल्शन लगता है, आपस में भी थोड़ा रिपल्शन लगता है, ठीक है। इस वजह से इन पे लगने वाला नेट चार्ज कम हो जाता है, तो इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे कैसे। देखें, एक रूल दिया गया है, पहले तो एक फॉर्मूला है, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा, ये है एक, इसे कहते हैं स्क्रीनिंग, शील्डिंग और स्लेटर्स कांस्टेंट, जो आप बोलना चाहे इसको बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इतना लगना चाहिए था, और शील्ड की वजह से, शील्डिंग की वजह से, जो स्क्रीनिंग की वजह से जो उसमें से न्यूक्लियर चार्ज कम होता है वो ये वाला कांस्टेंट है। अब ये तो हमें पता होगा और ये हमें ढूंढना होगा, इसको ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, स्लेटर्स रूल। कई लोगों को ये सारी बातें पता होंगी लेकिन फिर भी जुड़े रहिएगा, यहाँ से जाइएगा मत, क्योंकि क्या है कि कुछ बातें जो है इसमें मैं पढ़ा दूंगा आपको शायद वो नहीं पता होगी, लेकिन मैं एक ऑर्डर में जाऊंगा तो क्या है कि ये सब बातें मुझे पढ़ानी है। देखिए, स्लेटर्स रूल, मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर गिवन है
30। ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका ये सिग्मा कांस्टेंट जो है, ये अगर ढूंढना है तो सबसे पहले इसको शेल वाइज अरेंज कर दो। ये क्या है? पीरियड में अरेंज है। पीरियड में किस तरह से अरेंज होता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उस तरह से अरेंज है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज है। इसको पहले शेल में अरेंज कर दो, क्योंकि ये जो है वो शेल पे डिपेंड करता है। शेल में कितना एक दूसरे को स्क्रीन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले इसको शेल में अरेंज करेंगे। देखिए, फर्स्ट शेल 1s2, सेकेंड शेल 2s2 2p6, थर्ड शेल 3s2 3p6 3d10, और फोर्थ शेल में क्या आ गया? 4s2। ये हो गया, उसको चारों शेल में हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये स्टेप हो गया। अब इसमें भी जो जो इलेक्ट्रॉन्स s और p सब शेल में है, एस और पी सब शेल में है, उन पे लगने वाला जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अलग होता है, और डी सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज अलग होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? शील्डिंग की वजह से, क्योंकि एस और पी ये दोनों बाहरी ऑर्बिटल्स को, बाहरी सबशेल या फिर ऑर्बिटल्स को ज्यादा शील्ड करते हैं, और अगर डी अंदर आ गया तो वो बाहरी सबशेल को कम शील्ड करता है। ये लोग ज्यादा करते हैं, ये कम करता है, तो इसकी वजह से भी उस पे काफी फर्क पड़ता है। एस और पी सबशेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे ढूंढेंगे? तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। उनके लिए सिग्मा का वैल्यू अलग होगा। उनके लिए सिग्मा ऐसे होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल -1 into 0.35 plus number of electron present in n minus 1th shell into 0.85 plus rest of all electron into 1। हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। कहना क्या चाहता है कि जो जिस इलेक्ट्रॉन का हमें ये कांस्टेंट ढूंढना है, ठीक है, उस वाले शेल का जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें -1 करके 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉजिक दौड़ाएगा अपना। ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड ये वाला है, उसके अराउंड ये शेल है, इसमें मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है, इसके ऊपर हमें, चलिए इस मॉडल को जाने देते हैं, मैं अगली अगली स्लाइड पे अगला मॉडल समझाता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे फर्स्ट शेल है, यहाँ पे सेकंड शेल है। कार्बन का देखते हैं, ठीक है, कार्बन इसका हम देखते हैं, और यहाँ पे जो है इस तरह से है। ठीक है, अब देखें, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है। मान लो कि इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कितना न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, वो हम स्टेटस रूल से ढूंढ रहे हैं। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लगेगा, पहले तो यहाँ पे शील्ड होके आएगा, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे जो अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको रिपल करेंगे, वो भी चार्ज हट जाएगा। फाइनली उसके बाद निकाल के उस पे जो चार्ज लग रहा होगा वो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन पे लगा, हम चार्ज ढूंढ रहे हैं, तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें पहले तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे। इस वजह से यहाँ पे बोला गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल, जो शेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको nth शेल बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसमें से -1 करना है,
1 क्यों? क्योंकि वो खुद पे खुद का रिपल्शन थोड़ी ना लगाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n माइनस वन शेल, ठीक, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, n माइनस वन शेल क्यों बोला? कि अब उसके एक शेल अंदर, एक शेल अंदर पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सारे के सारे इस पे जो है वो क्या करेंगे, सारे के सारे इस पे करेंगे क्या, स्क्रीन करेंगे, शील्डिंग करेंगे, शील्ड कर देंगे, ठीक है। अब निकाल के जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं, ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे। और उसके बाद तो रेस्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, यानी कि मान ले कि हमारे पास अगर ऐसा है, मान लो कि हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक, दो और तीन शेल है, तो तीन शेल में से अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है, मान लो कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ चार इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मान लो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करना है, तो ये खुद पे तो रिपल्शन नहीं लगाने वाला, बाकी के तीन लगाएंगे, तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे nth शेल कहते हैं। इस वाले शेल को n माइनस वन शेल कहते हैं, और इस वाले को रिमेनिंग शेल कहते हैं, रिमेनिंग, ठीक है। तो इस पे जो है इन लोगों का रिपल्शन लगेगा, यहाँ पे इसका जो है वो शील्ड करेंगे, और बाकी के जो है वो तो बहुत शील्ड करेंगे, वो तो बेहद ही बहुत करीब है, ये तो बहुत ज्यादा शील्ड कर देंगे। तो जो है आप देखिए जरा, एन माइनस एन शेल में जो है जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस वन इसलिए करना है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद पे रिपल्शन नहीं लगाता, आसपास वाले इलेक्ट्रॉन इस पे लगाएंगे, इसलिए चार इलेक्ट्रॉन है लेकिन तीन ही इस पे रिपल्शन लगाएंगे, तीन का ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उस वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ के उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके अंदर वाले शेल में इसके साथ करेंगे, और उस बाकी के जितने भी शेल है उसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जो सब उस वो इलेक्ट्रॉन वाला जो शेल है उसमें सबसे कम वैल्यू गिवन है जो मल्टीप्लाई करनी है, और n माइनस वन वाले शेल में वैल्यू बढ़ जाती है, और अंदर वाले शेल में और वैल्यू बढ़ जाती है। ये कहना क्या चाहता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये यहाँ पे है तो ये वाला उसको सबसे ज्यादा शील्ड करेगा, बात ही जा रहा है, तो इसकी तो बात करने जैसी नहीं है, ये तो इतना करीब है कि इलेक्ट्रॉन फील्ड लाइंस को जो है ये अट्रैक्शन बहुत ही कम छोड़ेगा पीछे वालों के लिए, ठीक है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा तो अपना हाथ लगाएंगे ही, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम, क्योंकि ये तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से पूरा फॉर्मूला बनाया गया है। अब इस पे एक दो क्वेश्चंस करते हैं और आप मुझे बताएगा जेड इफेक्टिव कितना आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो ये जो फॉर्मूला जो हमने गिवन था, फॉर्मूला नहीं सॉरी, ये जो हमने एटॉमिक नंबर देखा था पीछे, एटॉमिक नंबर 30, इसके लिए 4s2 वाले एक ऐसे नहीं बोलेगा कि 4s2 वाले एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ऐसे बोलेगा कि 4s2 पे कितना कितना इफेक्टिव चार्ज लग रहा है बताओ। हम ऑब्वियसली हमें एक ही इलेक्ट्रॉन का बताना है, दो इलेक्ट्रॉन का नहीं बताना है, तो ये थोड़ा लॉजिकली सोचना है, ठीक है। 4s2 पे जो 4s2 पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोग बताइए, और 4s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिमिलर चार्ज ही लगने वाला है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करेगा, वो पूरा सबशेल ही मेंशन करेगा, ठीक है। कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चार्ज जो है वो पूरे जो सबशेल होता है उस पे इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जरा, एक, दो, तीन और चार, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मान ले तो भी इसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल, ये तीन का तो सेम ही रहने वाला है, जितना रिपल्शन करेंगे या अट्रैक्शन जो स्क्रीनिंग करेंगे वो तो सेम ही रहने वाला है दोनों के लिए। अगर ये हमने सोचा तो ये उतना ही इस पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करेगा, अगर ये सोचा तो ये उतना करेगा। मान लो कि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन होते तो इस पे ये दो करते, अगर इसको माना तो इस पे ये दो करते, अगर इसको मान लिया, इसको सब्जेक्ट बना लिया तो इसको ये दो करते, यानी सबशेल में जो भी रहने वाले इलेक्ट्रॉन उन सभी पे इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक जैसा लगने वाला है, जो है कि शेल अलग अलग होने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं और उस शेल में रहने वाले जो
आगे आने वाले सब जो शेल है उनके स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बदल जाते हैं इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान लगाए, ठीक है। अब इस पे 4s2 पे लगने वाला कैसा रहेगा, यहाँ पे एक बार एटॉमिक नंबर 30 का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। इस पे लगने वाला चार्ज ढूंढना है, ये शेल को हमने डिवाइड कर दिया, इस पे लगने वाला चार्ज जो है वो हमें ढूंढना है। अब देखिए अब क्या होगा, पहले nth शेल तो ये हो गया, और एक nth nth शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, उसमें से एक पे लगने वाला चार्ज हमें ढूंढना है। तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन कौन करेगा, बचा हुआ एक ही करने वाला है, तो 1 इंटू, और वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला फैक्टर कितना था, 0.35 था, ये हो गया। अब और कितना कम हो रहा है, देखिए ये हो गया n-1 शेल। अब और भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इतना ही न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अभी n-1 शेल वाला भी जो उस पर स्क्रीनिंग करता है उस वजह से उसको ये जो अट्रैक्शन में कमी आती है, कितना कमी आती है देखो, ये n-1 वाले शेल में कुल 18 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 18, यानी 18 इंटू कितना फैक्टर था 0.85, और अंदरूनी ये जो है, अंदरूनी जितने भी शेल है, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, जितने भी शेल है उन सब का फैक्टर 1 से लगेगा। तो कितने हैं, 6 और 2 8 और 2 10, तो इन 10 इलेक्ट्रॉन का फैक्टर 1 से लगेगा, बहुत ज्यादा जो है वो शील्ड कर देंगे। तो अब इसका हम टोटल करते हैं, इसका टोटल जरा करके देखते हैं। एक तो ये हो गया 0.35 ऐसे ही आएगा, प्लस 18 18 है ना, हाँ 18 इंटू 0.85 15.3 प्लस 10। अब जरा बताइए कितना होता है, तो यहाँ पे होगा 25.65। इतना इतना उसे, इतना जो है उसको ये कांस्टेंट का वैल्यू हो गया, इतना न्यूक्लियर चार्ज उस पे कट जाएगा, ये शील्डिंग की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इतना ज्यादा उस पे जो है वो ये कांस्टेंट आएगा, इतना ज्यादा उसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कट जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज कितना है 30, 30 में से 25.65 न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू है उसमें से कट जाएगा, और बचा हुआ जो है 4.35 उस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगने वाला है, यानी कहाँ 30 और सीधा आ गया 4.35। तो इतना ज्यादा शील्डिंग होता है कि जो 4s वाले जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पे सिर्फ न्यूक्लियस का इतना ही वैल्यू वाला चार्ज लगता है। 30 प्रोटॉन्स है, 30 प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। यहाँ तक पहुंचते 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 4.35 प्रो मतलब इतना चार्ज का वैल्यू ही इन इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है। इसका मतलब वो इतना लूजली होल्डेड होता है, जितना कम अट्रैक्शन लगेगा, जितना कम न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, उतना ही वो कम मतलब उससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा लग रहा होगा, उससे कम इस पे, उससे कम इस पे, और उससे भी कम इस पे लग रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस पे जो है वो बाकी सबसे ज्यादा लूजली बाउंडेड है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल से निकालते हैं। आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन्स हम इसीलिए निकालते हैं कि वहां से इजीली निकल जाता है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहां से निकालेंगे, वो तो ज्यादा इफेक्टिव चार्ज से अट्रैक्टेड है, उतना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी देंगे, तो अंदर वाले तो निकलते निकलेंगे, बाहर वाले उससे कम एनर्जी में उससे पहले निकल जाएंगे। इसलिए पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले बाहर आते हैं। क्यों आते हैं, लगना चाहिए सब पे इक्वल चार्ज, लेकिन लगता नहीं है, क्यों, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन
और बाकी अंदर के जो शेल है वो भी उस पे जो है वो जो फील्ड लाइंस जो है वो कवर कर लेते हैं। मान लो कि यार एक सूरज के यहाँ पे सामने सूरज आ रहा है, ठीक है। अब बीच में मैंने थोड़ा सा ऐसे पर्दा ऐसे लगा दिया मैंने खुद पे आते हुए, ठीक है। तो अब मुझ पे जो उसकी जो रेज है, सनलाइट की जो रेज है, ठीक है, वो थोड़ी कम पड़ेंगी, उस पे शील्ड होकर फिर मुझ पे पड़ेंगी। तो ऐसे ही इसका जो चार्ज का जो अट्रैक्शन की जो फील्ड लाइंस है उस पे कम पड़ रही है, जितनी पड़ रही है उसका अट्रैक्शन वो फील कर रहा है। 4.35 जितने चार्ज का अट्रैक्शन उसको मिल रहा है, ठीक है। होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अगर डी और एफ सब शेल में रहे इलेक्ट्रॉन्स का अगर हमें पूछ लिया जाए तो उसका हम कैसे करेंगे। तो उनका शील्डिंग कांस्टेंट का वैल्यू अलग हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth शेल -1, क्योंकि ऑब्वियसली जिस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, nth शेल में जिस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उसका तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं फाइंड करेंगे ना, अरे पर उसी पे लग रहा है इसलिए -1 करेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का तो हमें कोई जो है उस पे तो उसकी वजह से तो कोई न्यूक्लियर चार्ज कम हो नहीं रहा है, उसी पे कितना लग रहा है वो ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर होगा मल्टीप्लाई बाय 0.35, ठीक है। और बाकी के अंदरूनी जितने भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सारे पे 1 का सीधा फैक्टर लगेगा। यहाँ पे 0.85 का फैक्टर लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, सीधा 1 का फैक्टर लगेगा, सारा जो है वो कट जाएगा। अब देखिए मान ली एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, वही एटॉमिक नंबर 30, इसका क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d10 और 4s2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डी सब शेल पे 3d10 पे लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है। अब शिफ्ट, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये वाले शेल पे ढूंढना है। तो ऑब्वियसली अंदरूनी जो दो शेल है वही उस पे जो है शील्डिंग करेंगे, ये वाले शेल पे तो कोई शील्डिंग आएगा नहीं, ठीक है। यानी इससे समझो कि कोई भी सब शेल के बारे में वो पूछ सकता है, कोई भी सब शेल के बारे में लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो पूछ सकता है। सिर्फ फॉर्मूला से पता नहीं सिर्फ जो है देख के ऐसे समझ नहीं लेना है, ठीक है। अब देख ले 3D थर्ड सब शेल का पूछा है, तो इस पे फोर्थ सब शेल थोड़ी ना इस पे शील्डिंग करने वाला है। शील्ड तो अंदरूनी दो दो सब शेल करेंगे ना उस पे, सॉरी अंदरूनी दो शेल उस पे करेंगे ना। ये फोर्थ शेल उस पे कोई भी शील्डिंग करने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए ये वाले शेल में रहे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन पर हमें चार्ज ढूंढना है, तो बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे 0.35 का फैक्टर लगेगा। अंदरूनी जितने भी शेल है उनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे 1 का फैक्टर लगेगा। अब यहाँ पे देखें कितने हैं, 3d10 है यानी 9 इंटू 0.35 लगेगा। और अंदर के कितने हैं, सॉरी ना, ये पूरा शेल काउंट करेंगे। रुको नेक्स्ट मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ जरा, जस्ट 1 मिनट, मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए Z30 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, ठीक है। होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3d10 पे लगने वाला ये वाला सब शेल पूछा है। 3p 3s और 3p वाला तो हमने फॉर्मूला देख लिया पिछले बार कि कैसे होता है उसका फॉर्मूला। अब d और f सब शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला जो चार्ज है वो कितना होगा। तो पहले यहाँ पे देखें 1 2 3 और 4, फोर्थ में कितने, फोर्थ शेल में कितने, दो इलेक्ट्रॉन है बस, 1 और 2। थर्ड शेल में 2 6 और 10 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है।
और यहाँ के बाकी के जो शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इस वाले शेल में 3D किसका, हमें 3D का जानना है। यानी आप जरा देख ले, थ्री डी सब शेल पे लगने वाला जो इफेक्टिव चार्ज है हमें वो चाहिए। तो 3D 10 है, ठीक है। तो बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन इसके सब शेल में होंगे, 9। तो उन पे क्या लगेगा, 0.35 का फैक्टर लगेगा। समझ में आ गया, इस पे लगेगा 0.35 का फैक्टर लगने वाला है। और बाकी के जो 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है, बाकी के यहाँ पे देखें आप जरा, बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है 6 और 4 10 और ये जो 6 और 2 8, बाकी के 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसमें जो है बाकी के 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पे चार्ज लगेगा सीधा 1, उस पे 1 का फैक्टर लगने वाला है। सो अब चार्ज आप कैलकुलेट करें, 9 इंटू 0.35 3.15 प्लस 18 यानी 21.5। आप जरा कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। देखिए ये जो शेल है, ठीक है, ये जो रहने वाला ये जो शेल है, हमने पिछले पिछले में भी ऐसे ही किया था बिल्कुल। देखिए मैं आपको एस और पी का दिखाता हूँ पहले, थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग में आपको बिल्डअप करता हूँ। जरा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम किसी भी, मान लो कि ये वाला जो शेल था, ये वाला जो यहाँ पे जो शेल था N-1 शेल, इसमें हम कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढते थे, एस और पी सब शेल वालों के। तो यहाँ पे जो है डी वाले को कंसिडर नहीं करना है, यहाँ पे एस और पी को करना है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे जो फोर्थ है, यहाँ पे हमने nth बोला गया था, N-1 में तो सभी होंगे, ठीक है। यानी जिस शेल में उसके लगने वाले इंटर इलेक्ट्रॉनिक होंगे वही लगेंगे। सर मैं बताता हूँ, एक सेकंड, मैं आपको स्क्रीन पे जरा वो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीन पे मैं आपको पूरा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की जरा कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे गलतियां करते हैं लोग। देखिए 9 इंटू 0.35, ये वाले शेल जो है ना, इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन है। हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स का नहीं लेना है, जिस सबशेल का हम फाइंड कर रहे हैं ना, मान लें कि यहाँ पे 3D सबशेल का हम फाइंड कर रहे हैं, तो 3D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे हम फाइंड कर रहे हैं, तो बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन का 0.35 से उस पे फैक्टर लगेगा। अब बाकी के, क्योंकि हमें क्या है, हमें पता है कि 3s और 3p जो है वो भी, 3s और 3p जो है वो भी एक अलग से जो है वो चार्ज लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि 3D बाहर आता है, 3s और 3p अंदर आता है। एक शेल, मान लो कि ये पूरा शेल है, ठीक है, तो इसमें भी एस पी और डी का अलग अलग एनर्जी लेवल है। ये हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग के वक्त पढ़ा था कि एस पी और डी का भी अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। तो इस तरह से आप जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए कि हमें डी वाले पे फाइंड करना है, ठीक है। तो बाकी के जितने भी रहे होंगे उस शेल के या उसके अलावा बाकी के शेल पे, वो सब पे 1 के फैक्टर का रिपल्शन जो है वो लगेगा, यानी कि शील्डिंग लगेगा। और उसी शेल के 9 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन 0.35 के फैक्टर से लगेगा। 21.5 कहाँ रहा 30, कहाँ रहा 21.5, बचा कितना होगा उस पे 8.5, सॉरी 21.15 आता है यहाँ, और रहा होगा इस पे 8.85, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8.85, इस पे जो है 21.15 जितना जो है उस पे कट जा रहा है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और 8.85 जितना ही
रह जा रहा है, यानी ये सिर्फ 8.85 जितना ही 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब जरा देखिए आगे, जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का फीलिंग जो है, इलेक्ट्रॉन का फीलिंग n+l रूल से हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जो है वो z इफेक्टिव के बेसिस पे होता है। ये समझ लेना जरा। असल में क्या होता है कि n प्लस जो इलेक्ट्रॉन को हम जब ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पे शेल में फिल करते हैं ना, तो n+l रूल के हिसाब से कभी ऐसा भी होता है कि थर्ड शेल पूरा भरा नहीं है, फोर्थ शेल भरना शुरू हो गया है और फिर वापस से थर्ड शेल भर रहा है। तो n+l रूल, जैसे कि हम 3s2 3p6 फिर 4s2 भरते हैं, फिर 3d10 भरते हैं, तो ये n+l रूल एक एनर्जी के बेसिस पे हम ये पूरा भरते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है वो z इफेक्टिव के बेसिस पे होता है। 3d के इलेक्ट्रॉन ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस पे z इफेक्टिव कम लग रहा है। तो पहले ऐसा नहीं है कि जो है ऐसा नहीं है कि 4s जो है वो पहले भरा है, 3d बाद में भरा है, 3d से पहले निकलेगा, नहीं। n+l रूल के हिसाब से फीलिंग होती है और एक्साइटेशन जो होती है z इफेक्टिव के बेसिस पे होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब उस पे भर गया, अब भरने के बाद उस पे जितना भी चार्ज लग रहा है, ठीक है, अब उतने चार्ज में से उसको हमें फ्री करना है, तो z इफेक्टिव के बेसिस पे ही उसका जो एक्साइटेशन होने वाला है। अब जरा देखिए, तीन हम एलिमेंट्स लेते हैं, एक लेते हैं लिथियम, एक लेते हैं बेरिलियम, एक लेते हैं बोरोन। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन का z इफेक्टिव हमें तीनों का ढूंढना है। लिथियम का जरा देखें 1s2 2s1, बेरिलियम का है 1s2 2s2, बोरोन का है 1s2 2s2 2p1। ये हो गया। अब तीनों जो है वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। जरा देखते हैं अगली स्लाइड पे, हम तीनों का z इफेक्टिव निकालने की कोशिश करते हैं। पहले निकालते हैं लिथियम का 1s2 2s1, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है। इस ये वाले सब शेल में और कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कि उस पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगाएगा। अंदरूनी शेल वाले जो है, अंदरूनी सब शेल या शेल वाले जो है वो उस पे दो इलेक्ट्रॉन का फैक्टर, दो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दो इलेक्ट्रॉन से 0.85 का फैक्टर लगेगा, यानी 2 into 0.85 प्लस यहाँ पे तो कोई है नहीं यानी 0, यानी 2 into 0.85 होता है 1.7, यानी z इफेक्टिव इस पे जो लग रहा है वो है 1.3। ये वाले इलेक्ट्रॉन पे 3 की जगह 1.3 सिर्फ लग रहा है z इफेक्टिव। ऐसे ही बेरिलियम 1s2 2s2, यहाँ पे जरा देखिए 2 into 0.85 प्लस 1 into 0.35, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो उस पे रिपल्शन लगाएगा, तो 1 into 0.35। अब यहाँ पे जरा देखिए 1.7 प्लस 0.35 क्या हो जाएगा, 20 पॉइंट सॉरी 20 नहीं 2.05, और कितना लगेगा उस पे z इफेक्टिव जो है 1.95 लगेगा, क्योंकि 4 माइनस 2.05 1.95 आता है। और बोरोन 1s2 2s2 2p1। अब आखिरी इलेक्ट्रॉन तो है वो p सब शेल में है, तो p सब शेल पे लगने वाला जो है, अब ये वाले शेल में जो है देखा था हमने कि देखे बाकी के जो दो है वो इस पे रिपल्सन करेंगे, ठीक है। तो 2 into 0.35 प्लस अंदरूनी शेल जो है 2 into 0.85 1.7 प्लस 0.7, यानी हो गया 2.4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो z इफेक्टिव लग रहा होगा वो
5 माइनस 2.4 यानी 2.6 इतना होगा। आप जरा देखिए, आप आई होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं जरा समरी बना देता हूँ यहाँ पे, देखें। मैं आपको जेड इफेक्टिव चार्ज फाइंड करने का समरी बना देता हूँ जरा। एस एंड पी सब शेल जो है और डी एंड एफ सब शेल है, दोनों पे लगने वाले चार्ज। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये वाले जो शेल है उस पे हमें फाइंड करना है। तो ये वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे वो एस के हो चाहे वो पी के हो, जितने भी होंगे, ठीक है, सभी को कैलकुलेट करना रहेगा। जैसे कि हमने प्रीवियसली एक देखा था यहाँ पे एक एग्जांपल में, जिसमें हमने एस पे फाइंड किया था, ठीक है। तो एस हो या पी हो, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही चार्ज लगने वाला है। कौन सा 0.35 का फैक्टर लगेगा? मान लो कि यहाँ पे एस और पी, इस ये वाले शेल में एस और पी सब शेल के लग रहे हैं बहुत सारे। जैसे कि मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के 5 इलेक्ट्रॉन उस पर रिपल्शन करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी के अंदर का जो शेल है वो 0.85 वाला फैक्टर लगाएगा, और बाकी के जितने भी शेल है 1 वाला फैक्टर लगाएंगे। लेकिन डी एंड एफ वाले सब शेल जो है वो उसका कुछ इस तरह से रहेगा कि मान लो कि ये वाले शेल का डी सब शेल का हमें जो है लगने वाला इफेक्टिव चार्ज चाहिए, तो उसी सब शेल उसी शेल के जितने भी सब शेल है वो उस पे 0.3 वो उसी जो सब शेल है 3D, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगाएंगे। बाकी के जितने भी सब शेल शेल जितने भी है, यानी मान लो कि ये हो गया हमारा फोर्थ शेल हो गया। अब फोर्थ शेल में अगर मान लो कि हमें बोलता है 4D सब शेल का हमें बताओ, तो 4D सब शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं वो उस पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लगाएंगे, ठीक है। बाकी के फोर्थ शेल के एस पी या फिर बाकी के थर्ड शेल सेकंड शेल फर्स्ट शेल सारे के सारे उस पे 1 का फैक्टर लगाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया? जरा ये दोनों में डिफरेंस है, जरा सा सोच लेना, समझ लेना, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है वो एस और पी का दोनों का देखा जाता है सेम शेल के लिए, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक आखिरी एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो नहीं, मैं आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव फाइंड करने का आसान सा तरीका बता देता हूँ, ठीक है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर आपको गिवन है, सेकेंड शेल वालों का, अगर सेकेंड शेल वालों का एलिमेंट गिवन है और अगर उस पे पूछ ले कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव बताइए, तो बस आपको एक फॉर्मूला लगाना है 0.65 इंटू एन प्लस 1। ये n जो है ना, ये यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, और वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहे हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मान लो कि अगर यहाँ पे हमें कार्बन दे दिया गया है, कार्बन का होता है 6, 1s2 2s2 2p6, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? ये, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8, तो 8 प्लस 1 इंटू 0.65, ठीक है। अब जितना भी होगा 9 इंटू 0.65, ये उस पर लगने वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला होगा। ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, अगर ये नहीं लगाना है तो आप फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे और जो है आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और जो भी गलत कंसेप्ट लगा है वो भी आपके सॉल्व हो गए होंगे। जरा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नोट सही से बना लीजिएगा, ठीक है। और जो है सारा जरा भी कंफ्यूजन मत होने दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा
तो आप टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक गिवन है उस पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी है आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आई बात तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया होगा, ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और बने रहिए हमारे साथ इस रिवॉल्यूशन में। कई सारे जो होंगे वो नए होंगे, कई सारे ड्रॉपर्स होंगे, सब लोग हमारे साथ बने रहिए, पक्का ये वाला कोर्स हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, सो बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।